हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति। वेलकम टू ग्रामर बॉक्स। एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, ऑक्सिलरी वर्ब्स के पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे बी फॉर्म्स और मॉडर्न वर्ब्स का। तो टुडे आई एम हियर विद बी फॉर्म्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन की थी कि क्या होती हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए और आज हम समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्राइमरी फॉर्म क्या होते हैं। तो ऑक्सिलरी प्राइमरी वर्ब्स फॉर्म वो होती हैं जिसमें सेंटेंस को फर्दर प्रोसीड करने की कैपेबिलिटी होती है, या यूं कहूं वे वर्ब फॉर्म्स जो सेंटेंस की मेन वर्ब के अलावा सेंटेंस में रोल प्ले करती हैं। नाउ आराम से समझेंगे बी फॉर्म्स को। कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। उनके लिए जो अभी 12th पास करके एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जिन्होंने बहुत साल इंग्लिश पढ़ी है, बैंकिंग और एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो आज पहली बार इंग्लिश को समझ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म से शुरू करते हैं। बी फॉर्म्स कैसी होती है? जब भी हमें कोई बी वर्ड लिखा था, बी फॉर्म्स का मतलब होता है, प्रेजेंट की बात करूं तो इज, एम, आर, ठीक है, डू, डज और हैज। नाउ ये सारी वर्ब्स कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं आपकी, कॉपुलर वर्ब, और आई वुड से जो एक सेंटेंस को फर्दर लिंक करने में, प्रोसीड करने में हेल्प करती है। नाउ पास्ट फॉर्म में कौन कौन सी होती है बी की फॉर्म्स? जब भी कोई आपसे बोले कि इंग्लिश में कि बी फॉर्म्स क्या होती है, तो ये याद रखना है आपको, बी फॉर्म्स में सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब फॉर्म्स आएंगी। ठीक है, चाहे वो परफेक्ट की हो, चाहे वो वॉइस की हेल्पिंग वर्ब फॉर्म्स हो, चाहे वो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब फॉर्म्स हो। नाउ was and were, had, did. Got it? फ्यूचर की बात करूं अगर मैं, तो will, shall. ओके, will और shall, ये सारी की सारी आपकी बी फॉर्म्स की हेल्पिंग वर्ब फॉर्म होती हैं, और आपको इन्हें समझना है कि ये किस तरह से फंक्शन प्ले करती है एक सेंटेंस में। आज हम बी फॉर्म्स की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की एक एक हेल्पिंग वर्ब को, कॉपुलर वर्ब को डिटेल से समझेंगे और पढ़ेंगे, एंड इसके बाद आपको इनके यूजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेक श्योर इट। ठीक है, तो इतना पार्ट समझ में आ गया। अब समझते हैं प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म्स को। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब फॉर्म्स की बात करूं तो इज, एम, आर। पहले इन तीनों को समझते हैं, फिर आगे की और समझेंगे। देखिए, इज होता है जो आपके प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। इन, इज का हिंदी में मतलब होता है। ठीक है, ये हमेशा किसके साथ आती है? सिंगुलर, किसके साथ? सब्जेक्ट, या फिर अगर हिंदी में कहूं तो आपके एक वचन कर्ता। ठीक है, जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वो हमेशा कैसी वर्ब फॉर्म लेगा? सिंगुलर वर्ब फॉर्म लेगा। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट प्रेजेंट की बात कर रहा है तो वो प्रेजेंट में इज ही लेगा सिंगुलर वर्ब फॉर्म के लिए। ठीक है, तो इज का रोल क्या होता है? एक वचन कर्ता के साथ आता है। सिंपल सी, बस इज में इतना ही जानना है आपको। और ये किसके बाद आता है? ऑब्वियसली इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब का या कॉपुलर वर्ब का रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे की मेन वर्ब भी लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चला जाएगा, लेकिन हमने बेसिकली इसको क्या देखना है? इस वाली हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म देखना है। नाउ कमिंग टू द एम, हूं। एम का मतलब क्या होता है? हूं। हिंदी में यूज इसको करेंगे तो इसका मतलब होगा हूं, और ये इंग्लिश में हमेशा किसके साथ आता है? आई के साथ स्ट्रक्चर्ड होता है। एम हमेशा किसके साथ स्ट्रक्चर होता है? आई के साथ। ये प्रेजेंट टेंस में जाएगा, और अगर आई के साथ स्ट्रक्चर होता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब। अब आई की बात करूं तो अगर मैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर कभी आपको पहले या बहुत बार इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंस में ये चीज़ कंफ्यूज करती हो तो आज इस चीज़ को क्लियर कर लेना, इसके बाद आपको आगे ये जो सारी हेल्पिंग ऑफ फॉर्म्स हैं इनके यूजेस में कंफ्यूजन नहीं होगा।
एम तो सबको पता है कि एम हमेशा आई के साथ यूज होगा। अब आई के साथ यूज होगा तो एम, तो आई इसके साथ यूज होगा तो इसका हमेशा किसमें होगा, आई एम, इसमें प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। और अपनी जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर, दे एम नहीं, क्योंकि आई और एम का पूरा एक सेट होता है। आई और एम साथ आएंगे तो हमेशा ये कैसे रहेंगे, इस फॉर्म में रहेंगे। ये वाला मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ, होल्ड ऑन। नाउ आर की बात करें तो आर का हिंदी में मतलब होता है और ये आएगा आपका प्रेजेंट के किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर हिंदी में कहूं तो बहुवचन कर्ता के साथ आएगा आपके, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, हेल्पिंग वर्ब आगे की आपकी आर होगी, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाद आएगी, ठीक है। तो आर हमेशा प्रेजेंट में आएगा, एम हमेशा प्रेजेंट में आएगा और इज हमेशा प्रेजेंट में आएगा। ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब फॉर्म्स है और इनका हिंदी में ये मीनिंग होता है और सब्जेक्ट का फॉर्म इस तरह से होता है। इसको देख लो, समझ लो, ठीक है। नाउ आई और यू का चीज क्लियर करते हैं। देखिए आई और यू के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इनके यूजेस को लेकर। बहुत जगह आई आपने देखा होगा, आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब फॉर्म भी आ रही है, आई के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब फॉर्म भी आ रही है, लेकिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखते हैं। देखो आई होता है, ये इंग्लिश में बहुत डोमिनेंट प्रोनाउन होता है। ये सबसे पहले क्या होता है, प्रोनाउन होता है। यू भी क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ये दोनों क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। यू बहुत ओबेड होता है, आई बहुत डोमिनेंट होता है, अपनी मर्जी से चलता है। कैसे, आई कहेगा अगर मैं कोई विश करूंगा, अगर मैं कोई डिजायर करूंगा तो मेरे साथ हमेशा क्या आएगा, वर आएगा। आई विश आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर देयर आई वुडंट हैव डन इट, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो आई हमेशा वर्ड लेता है, क्योंकि आई ऐसी कंडीशन में वर्ड ले लेता है जहां पर कोई कल्पना होती है, जहां पर कोई आपकी डिजायर होती है, वहां हमेशा हमेशा कहता है आई कि मैं वर्ड के साथ जाऊंगा। अब अगर आई को बोलो, पहली बात, आई और यू को इंग्लिश हमेशा किस में कैटेगराइज करता है, प्लूरल में। कहता है कि तुम दोनों कैसे हो, प्लूरल हो, जबकि दोनों कैसे हैं, हिंदी में सिंगुलर है। भाई यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। तो मैंने किसको कहा, तुमको कहा, एक को कहा। आई एम योर सिस्टर, आई यानी मैं, एक। तो हिंदी में तो दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन जब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश ने इन्हें किस में कैटेगराइज किया है, इंग्लिश ने इन्हें प्लूरल में कैटेगरी में रखा है। लेकिन आई कहता है कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, और यू होता है ओबेड। यू हमेशा फॉलो करता है किसके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के रूल को। यू हमेशा ओबेड रहता है। यू कैसे कहता है, यू के साथ अगर हम प्लूरल की वर्ब लगाए तो यू लेगा, पास्ट में तो वर्ड ले लेगा, प्रेजेंट में आर ले लेगा, ठीक है। फ्यूचर में तो सिमिलर रहता ही है, ठीक है। फ्यूचर में दो ही हेल्पिंग वर्ब फॉर्म होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट में ले लेगा ये आर और पास्ट में ले लेगा वर्ड। लेकिन आई कहता है अगर मैं वर्ड लूंगा तो मेरी कोई डिजायर होगी, ठीक है, या कोई विल होगी, ठीक है, या कोई ऐसा काम जो मैंने इफ आई वर देयर होता, कल्पना के सेंस में होता, ठीक है, इमेजिनरी सेंस में होगा तो आई हमेशा। लेकिन जनरली आई किसमें, लोग अगर आप अकेले की बात करेंगे तो आई वॉज देयर, मैं वहां था, ठीक है। जनरली इंग्लिश की बात करेंगे तो आई कैसा लेगा, वॉज लेगा। लेकिन फिर आई कहता है कि अगर मुझे पास्ट में भेजोगे तो पास्ट में तो आई हमेशा ये लिया, और अगर प्रेजेंट में अगर उसकी आई कहता है कि अगर मुझे वॉइस की तरह यूज करोगे या परफेक्ट में यूज करोगे तो मैं कैसे लूंगा, अगेन आई अपनी बात चेंज कर लेता है, आई ले लेता है हैव, प्लूरल में आ जाता है। तो देखें तो आई अपने अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताया, याद रखना आई डोमिनेंट रहता है, यू ओबेड रहता है। ओबेड का मतलब ये ग्रामर के रूल मानता है, इसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है तो यू मानेगा इसकी सारी बात को, प्लूरल कैटेगरी में रहेगा शांति से। लेकिन आई नहीं मानेगा, आई यहाँ पर अपने रूल्स तोड़ देगा, आई यहाँ पर अपने रूल्स तोड़ेगा, यहाँ अपने रूल्स तोड़ेगा। तो आपको कैसे याद रखना है आई की फॉर्म को, सिंपल सी बात है, जहाँ कोई विश और डिजायर हो वहाँ आई वर आएगा। नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में आई का आगे भी कहीं यूज होगा तो आई वॉज, आई के साथ फास्ट कॉन्टेक्स्ट में वॉज आएगा। लेकिन अगर पैसिव में या फिर परफेक्ट के सेंस में आई के साथ आई जाएगा तो वो हैव देगा। आई हैव 2 sisters, ठीक है, मेरी 2 बहनें। आई हैज 2 sisters नहीं होगा, क्योंकि आई तब किसको फॉलो करता है, यहाँ पर प्लूरल को फॉलो करता है, यहाँ पर भी किसको फॉलो करता है, प्लूरल को फॉलो करता है।
लेकिन यहाँ पर किसको फॉलो करता है? सिंगुलर, मनमाने से। तो ये सीन है आई और यू का, इसमें कंफ्यूज मत होना। नाउ इज एम आर की हमने प्रेजेंट फॉर्म में डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे हैज हैव की। ठीक है, हैज हैव। चलो इसके साथ में आपको पास्ट की हैड की भी डिस्कशन कर लेती हूँ, क्योंकि ये तीनों एक ही तरह की कैटेगरी में आते हैं। हैज हैव हैड, इनको समझ लेते हैं। हैज हैव हैड हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में, चाहे वो पैसिव में हो चाहे परफेक्ट फॉर्म में लिखा हो, हैज हैव हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ I have gone there once, मैं वहां एक बार जा चुका हूं। तो मैंने यहाँ I के साथ have लगाया है फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया था, और यहाँ पर क्या लगाया है? V3। कभी भी कोई भी सेंटेंस उठा के देख लेना, जहां पर हैज हैव हैड होगा वो हमेशा V3 कैरी करेगा। V3 के अलावा कुछ और कैरी नहीं करेगा। तो इस सबसे सिंपल रूल है हैज हैव हैड को याद करने का। सबसे पहले तो ये क्या करेंगे? V3 करेंगे। नाउ अब इनको प्रेजेंट में कैटेगराइज कर लें, तो हैज और हैव दोनों किस में आएंगी? प्रेजेंट में आएंगी। प्रेजेंट टेंस को डिनोट करेंगी। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस एक्टिव पैसिव में यूज हो रहा हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंसेस में यूज हो रहा हो, या फिर आपके किसी भी तरह से यूज हो रहा हो। हैज एंड हैड ये मेन वर्ब का भी रोल कई बार प्ले करते हैं। ठीक है, आई हैव 2 सिस्टर्स, यहाँ मैंने कोई मेन वर्ब तो लगा ही नहीं है, हैव कोई मेन वर्ब की तरह यूज किया है पोजीशन के उसमें, तो पोजीशन के लिए भी हैज एंड हैड यूज करते हैं। नाउ हैव हैड, इसके अलावा हैज तो यूज करेगा सिंगुलर को और हैव यूज करेगा प्लूरल को। जैसे कि यहाँ पर मैंने आई लिखा है, आई अपना प्लूरल है, तो मैंने यहाँ क्या लिया है? हैव। अब यहाँ लिखूंगी शी हैज डन दिस, उसने यह किया है। तो यहाँ पर मैंने डन तो V3 यूज किया है और हैज यूज किया है किसके कॉन्टेक्स्ट में? शी के कॉन्टेक्स्ट में। शी कैसा है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ मैंने क्या यूज किया है? हैज का। नाउ हैड की सिंपल सी बात है कि ये पास्ट का है और ये कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ये कोई भी भेदभाव नहीं करता, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों को लेता है। ठीक है, अगर आप शी हैड कहते हैं दैट इज ओके, यू हैड कहते हैं दैट इज ओके, आई हैड कहते हैं दैट इज ऑल्सो ओके। तो हैड का जो एस्पेक्ट है वो पास्ट में यूज होता है, बाकी ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों लेता है, और ये तीनों के तीनों हमेशा हर कंडीशन में V3 को फॉलो करेंगे, V3 ही लेंगे। ठीक है, इनकी इतनी सी बात अभी तक इनके लिए इतनी सी बात है। आगे जब हम कुछ और टेंसेस पढ़ेंगे समझेंगे तब इनको और समझेंगे। आई होप आपको प्रेजेंट बी फॉर्म्स का प्रेजेंट फॉर्म कंटिन्यूअस समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के बी फॉर्म की प्रेजेंट टेंस के बारे में समझाया है। प्रेजेंट टेंस में थोड़ा पार्ट और रह रहा है, और अगर आप इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब्स को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का अपना ग्रुप लिंक दिया हुआ है, उस पर भी जाके आप डिटेल में मुझसे इस कॉन्टेक्ट में जुड़ सकते हैं, इस चीज के बारे में और जान सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।